हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। रीड स्पेशल इस क्लास में आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह एवं उनके उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल में जो सौर मंडल का मुखिया होता है वो सूर्य होता है, और उस सूर्य के चारों ओर सौर मंडल के प्रत्येक सदस्य, जिनमें सभी ग्रह और उपग्रह शामिल हैं, वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार सौर मंडल का प्रत्येक सदस्य एक निश्चित पथ पर गति करता है, और जो सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो परिक्रमा वो एक निश्चित पथ पर करते हैं। अपने पथ पर सूर्य का चक्कर लगाने के अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। यानी पृथ्वी एक गति तो सूर्य के चारों तरफ करती है, सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन एवं सूर्य के चारों ओर पथ पर परिक्रमण साथ साथ संपन्न होता है। और जो पृथ्वी का घूर्णन होता है वो और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं। इस प्रकार पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। पहली गति है दैनिक गति या घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, ये पहली गति है। जबकि दूसरी गति है वार्षिक गति या परिक्रमण गति। अब हम देखते हैं कि ये गतियां क्या होती हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली है घूर्णन गति। घूर्णन गति में देखिए, हम देख चुके हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के अतिरिक्त पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। अभी हमने देखा था कि पृथ्वी एक गति तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर करती है और दूसरी गति वो अपने अक्ष पर घूमती है। अतः पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। और अक्ष को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो ग्लोब हमारे सामने होता है तो वो ग्लोब एक कील के सहारे थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो वो जो कील है वो पृथ्वी के, चूंकि ग्लोब पृथ्वी का ही एक प्रतिकृति है, एक छोटा मॉडल है, तो वो जो कील है वो उस ग्लोब की के अक्ष को दर्शाती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जितनी झुकी हुई है उतने डिग्री ही ग्लोब को भी झुकाया गया है, और वो जो कील जिसके सहारे वो ग्लोब झुका हुआ है वो कील उसका अक्ष कहलाती है। तो बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी भी झुकी हुई है और उस अक्ष के सहारे वो चारों तरफ घूमती है, जिसे घूर्णन कहा जाता है। देखिए, हम इस मैप में समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और इसके पीछे दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ये वास्तव में होती नहीं है। ये जो आगे निकली हुई है ये पृथ्वी का अक्ष है। पृथ्वी यहाँ पर झुकी हुई है। पृथ्वी अगर झुकी हुई नहीं होती तो नॉर्थ पोल यहाँ होता और साउथ पोल यहाँ होता, और ये जो पृथ्वी का अक्ष है वो बिल्कुल सीधा होता। लेकिन पृथ्वी का अक्ष सीधा न होकर झुका हुआ है, इसका मतलब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी
को अपना घूर्णन पूरा करने में या एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि घूर्णन शुरू करने से पहले पृथ्वी का जो स्थान सूर्य के सामने था, उसी स्थान को सूर्य के सामने आने में 24 घंटे लगते हैं। जब पृथ्वी घूमना शुरू करती है तो जो स्थान सूर्य के सामने होता है, उस स्थान को वापस सूर्य के सामने आने में 24 घंटे लगते हैं। यानी पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, इसलिए एक दिन की अवधि 24 घंटे होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही, देखिए पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात बनते हैं। पृथ्वी के घूमते समय जो भाग सूर्य के सामने रहता है, उस भाग पर दिन तथा पिछले भाग पर रात होती है। अब देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस कारण ही पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो पृथ्वी पर दिन रात नहीं बनते, क्योंकि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो उसका एक हिस्सा सदैव सूर्य के सामने होता और एक हिस्सा सदैव पीछे की तरफ होता। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता वहां पर हमेशा दिन होता और जो हिस्सा पीछे की तरफ होता वहां पर हमेशा रात होती। लेकिन चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए प्रत्येक हिस्सा सूर्य के सामने आता है और इसलिए प्रत्येक हिस्से पर दिन होता है, और घूमने के कारण ही जो हिस्सा सामने है वो पीछे भी जाता है, इसलिए उस भाग पर रात भी होती है। तो इस प्रकार अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। पृथ्वी के घूमते समय जो भाग सूर्य के सामने रहता है, उस भाग पर दिन होता है तथा पिछले भाग पर, यानी जो भाग सूर्य के सामने नहीं है, उस भाग पर रात होती है। फिर है, चूंकि पृथ्वी एक दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करती है, अतः इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो एक दिन यानी 24 घंटे में पूरा करती है, इसलिए ये दैनिक गति कहलाती है। पृथ्वी यह गति पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। यही कारण है कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। यानी पृथ्वी जो घूर्णन गति करती है, देखिए मैप में भी हम देख सकते हैं, चित्र में भी हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो ये घूर्णन हो रहा है, ये पश्चिम से पूर्व हो रहा है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसलिए चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, इसलिए सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। और पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व गति करने के कारण ही आकाशीय पिंड जैसे ग्रह और नक्षत्र आदि पूर्व से पश्चिम घूमते हुए प्रतीत होते हैं। और पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूर्व गति करती है, इसलिए ही अन्य आकाशीय पिंड भी हमें पूर्व से पश्चिम घूमते हुए प्रतीत होते हैं। अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व गति नहीं करती, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व गति करती है, इस प्रकार गति करती है, इसलिए हमें जो आकाशीय पिंड हैं वो पूर्व से पश्चिम घूमते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी की गति ये नहीं होती, अगर उसकी दिशा विपरीत होती, तो ये आकाशीय पिंड भी हमें विपरीत दिशा में घूमते हुए प्रतीत होते। मान लीजिए कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम गति करती, तो सारे आकाशीय पिंड हमें पश्चिम से पूर्व घूमते हुए प्रतीत होते। पृथ्वी की इस अक्षीय गति के कारण ही पृथ्वी का आकार भू-आभ या लघ्वक्ष गोलाभ है। अब देखिए, पृथ्वी जो ये घूर्णन गति करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, इस गति के कारण ही पृथ्वी का जो आकार है, जिसे हम भू-आभ आकार या लघ्वक्ष गोलाभ आकार कहते हैं, ये आकार पृथ्वी की अक्षीय गति का ही परिणाम है। और भू-आभ या लघ्वक्ष गोलाभ कैसा होता है? यानी ध्रुवों पर चपटी, देखिए ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य भाग से उभरी हुई है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और मध्य भाग से उभरी हुई है। तो ये जो आकार है, ये पृथ्वी की इस
घूर्णन गति के कारण ही होता है, क्योंकि इस गति के कारण केंद्रापसारी बल लगता है। क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है। अपकेंद्रीय बल या केंद्रापसारी बल। इस बल के कारण पृथ्वी मध्य भाग से उभरी हुई है और ध्रुवों पर से चपटी है। पृथ्वी की इस अक्षीय गति का वेग, पृथ्वी जो ये अपने अक्ष पर गति करती है, घूर्णन करती है, इस गति का वेग सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। देखिए हम मैप में भी देख पा रहे हैं कि पृथ्वी ये घूर्णन गति कर रही है और इसका जो सर्वाधिक वेग है वो इस भूमध्य रेखा पर है। देखिए यहाँ पर ये जो एरो का निशान है ये सर्वाधिक चौड़ा है, यानी यहाँ पर इस गति का वेग सर्वाधिक है और वो कितना होता है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते जाते हैं, देखिए इस चित्र में हमें दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते जा रहे हैं तो ये वेग कम होता जा रहा है और ध्रुवों पर ये वेग शून्य हो जाता है। देखिए यहाँ भूमध्य रेखा पर ये सर्वाधिक 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर जैसे हम कर्क रेखा पर पहुंचते हैं तो ये वेग 1400 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। फिर आर्कटिक वृत्त पर जब हम पहुंचते हैं तो ये 800 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है और जब हम ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो ये वेग शून्य हो जाता है। तो देख लीजिए कि पृथ्वी की इस अक्षीय गति का वेग सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे होता है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इस गति में कमी आती जाती है। 45 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों पर यह गति 1120 किलोमीटर प्रति घंटे तथा ध्रुवों पर यह शून्य होती है। फिर देखिए पृथ्वी की कक्षा पथ पर समकोण न बनाकर 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए है। ये हमने पहले भी देखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष से समकोण बनाता तो पृथ्वी का जो अक्ष होता वो ये होता, ठीक इसके मध्य में। लेकिन पृथ्वी की स्थिति ये नहीं है। पृथ्वी अपने कक्ष से समकोण यानी 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, बल्कि अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की स्थिति ये है, ये अपने कक्ष से ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है और कक्ष के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा पथ पर समकोण न बनाकर 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए है। इस 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव के साथ ही पृथ्वी अपनी परिभ्रमण यानी घूर्णन गति व परिक्रमण यानी वार्षिक गति करती है। यानी पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो भी ये इसी झुकी हुई अवस्था में करती है और जब वो परिक्रमण गति करती है यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है तब भी वो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई अवस्था में ही परिक्रमा लगाती है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती, देखिए अब जो बात है वो ये है कि मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती, केवल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती तो क्या होता। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती तो दिन रात नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो पृथ्वी का एक हिस्सा सदैव सूर्य के सामने रहेगा और एक हिस्सा पृथ्वी के पिछले भाग में रहेगा जो सूर्य के सामने कभी भी नहीं आएगा। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती तो दिन रात नहीं बनते। जो भाग सूर्य के सामने होता उस पर हमेशा दिन होता, वह गर्मी रहती, तथा जो भाग पीछे की तरफ होता वहां पूरे समय अंधेरा होता एवं ठंड पड़ती। इस अवस्था में जीवन शायद ही संभव हो पाता। इसलिए अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं और तापमान का भी सही तरह से वितरण
हो पाता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से ही दिन रात की अवधि अलग अलग होती है। अब हम देखेंगे, हमने अभी देखा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती तो दिन रात नहीं बनते, लेकिन क्या होता अगर पृथ्वी इस अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं होती? अगर पृथ्वी अपने अक्ष कक्ष पर समकोण बनाती तो क्या होता? तो देखिए, अगर पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से ही दिन रात की अवधि अलग अलग होती है, यानी पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं होती तो दिन रात बराबर होते। अगर ये अक्षीय झुकाव नहीं होता तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते, लेकिन चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि अलग अलग होती है। फिर देखिए, यह 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव सूर्य की परिक्रमा करते हुए भी बना रहता है, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई अवस्था में ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी इस झुकी हुई अवस्था में ही लगाती है, जिससे उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध बारी बारी से सूर्य के सामने आते हैं। इस अक्षीय झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने बारी बारी से आते हैं, जिससे दोनों गोलार्धों में अलग अलग ऋतुएं बनती है। अगर अक्षीय झुकाव नहीं होता तो पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं भी नहीं बनती। अक्षीय झुकाव की अनुपस्थिति में विभिन्न ऋतुएं भी नहीं बन पाती और पृथ्वी पर जो भाग सूर्य के सामने होता उस पर गर्मी होती और जो भाग सूर्य के पीछे होता उस पर हमेशा ठंड और अंधेरा होता। फिर है, देखिए, ये तो थी घूर्णन गति। अब हम देखते हैं वार्षिक गति या परिक्रमण गति। देखिए, वार्षिक गति या परिक्रमण गति क्या होती है? यह पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति है। इसमें पृथ्वी एक निश्चित पथ पर या कक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी पहली गति घूर्णन गति थी, जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। अब ये दूसरी गति परिक्रमण गति है, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने कक्ष के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है और कक्ष के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी 365 दिन व 6 घंटे में एक परिक्रमण पूरा करती है, यानी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है। इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष बचे हुए 6 घंटे 4 वर्षों में 24 घंटे या एक दिन बनाते हैं। हम एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं और जो 6 घंटे अधिक होते हैं उन 6 घंटों को लगातार 4 वर्ष के 6 घंटों को जोड़कर एक दिन यानी 24 घंटे अधिक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में यह एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है और उस वर्ष फरवरी के महीने में 28 दिन के बजाय 29 दिन होते हैं, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 2020 एक लीप वर्ष था। देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक निश्चित पथ पर गति करती है और सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। 365 सही 1/4 दिन का मतलब है 365 दिन व 6 घंटे। अब चूंकि 365 दिन और 6 घंटे सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगता है, इसलिए एक वर्ष में 365 दिन माने जाते हैं और जो 6 घंटे अधिक होते हैं उन्हें लगातार 4 वर्ष के 6 घंटों को आपस में जोड़कर
फरवरी में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा 965 मिलियन किलोमीटर लंबी है। देखिए चित्र में हम देखें तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और ये जो पृथ्वी की कक्षा है, पृथ्वी की कक्षा है, इसकी लंबाई 965 मिलियन किलोमीटर है। यानी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी का परिक्रमण पथ है या कक्षा है, उसकी लंबाई 965 मिलियन किलोमीटर है। फिर है 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका वेग कितना होता है? 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में पृथ्वी 29.6 किलोमीटर चलती है। इतनी तेजी से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है वो है 150 मिलियन किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। और इस 15 करोड़, ये जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये 15 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है। औसत दूरी का मतलब है कि ये 15 करोड़ किलोमीटर प्रत्येक जगह पर समान नहीं होते हैं। ये कहीं पर 15 करोड़ से कम होती है तो कहीं पर 15 करोड़ से ज्यादा होती है। देखिए पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर अंडाकार है। यानी पृथ्वी जिस कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है उसका आकार एकदम गोल नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, बल्कि अंडाकार है, जिससे परिक्रमण के दौरान सूर्य और पृथ्वी की दूरी समान न रहकर परिवर्तित होती रहती है। इसलिए जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, ये हमेशा समान नहीं होती। ये कभी 15 करोड़ किलोमीटर से कम होती है तो कभी 15 करोड़ किलोमीटर से अधिक होती है। और इस स्थिति को एक अलग नाम दिया गया है जिसका अध्ययन हम करते हैं। देखिए ये नाम है, एक नाम है अपसोर। अब हम देखते हैं कि ये अपसोर क्या होता है। देखिए अभी हमने देखा कि पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर अंडाकार है, जिसके कारण परिक्रमण के दौरान सूर्य और पृथ्वी की दूरी बराबर न होकर बदलती रहती है। तो जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है तो उस स्थिति को अपसोर कहा जाता है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर, अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है, तो वो जिस समय सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है तो उस स्थिति को अपसोर कहा जाता है। हम चित्र में देख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी की विभिन्न स्थितियां बन रही हैं अपनी कक्षा में चक्कर लगाते समय। तो एक स्थिति में एक जगह पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, जिसे हम ये देख सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है तो इस स्थिति को अपसोर कहा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है। और अभी हमने देखा था कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है वो होती है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर, लेकिन ये हमेशा 150 मिलियन किलोमीटर नहीं होती, क्योंकि कभी पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है तो ये अधिक हो जाती है, और जब पृथ्वी सूर्य से के सबसे नजदीक स्थित होती है तो ये दूरी कम हो जाती है। तो अपसोर वाली स्थिति में, यानी जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है तो ये दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। और यह दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है, जिसे अपसोर कहा जाता है।
नेक्स्ट है उपसौर। देखते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। यानी इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। देखिए, अभी हमने देखा था अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है। अब इस परिक्रमण पथ पर गति करने के दौरान ही एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक नजदीक स्थित होती है, सर्वाधिक पास स्थित होती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है, ये यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट स्थित है। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो इनके बीच की दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और ये स्थिति प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। और उस दौरान सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है। नेक्स्ट है एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा क्या होती है? अपसौर व उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है। अभी हमने देखा था कि ये अपसौरिक स्थिति है पृथ्वी की और ये उपसौरिक स्थिति है। तो एक ऐसी रेखा जो काल्पनिक है लेकिन जो पृथ्वी की अपसौरिक स्थिति और उपसौरिक स्थिति को मिलाती है, वो रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है। ये जो रेखा होगी ये एप्साइड रेखा है और ये रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। तो उपसौर अपसौर हमने देख लिया। अब हम एक स्थिति और देखेंगे, वो स्थिति है विषुव। देखिए, अभी हमने पढ़ा था, घूर्णन गति में पढ़ा था कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती। यानी अब जो दिन और रात की अवधि अलग अलग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। लेकिन फिर भी अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो दिन रात बराबर होते। लेकिन चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है इसलिए दिन और रात सर्वत्र बराबर नहीं होते। लेकिन फिर भी एक स्थिति ऐसी आती है पृथ्वी पर, जब पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। और जब वो स्थिति पृथ्वी उस स्थिति में होती है तो हम उसे विषुव कहते हैं। देखिए, विषुव वह स्थिति होती है जब पृथ्वी पर सर्वत्र दिन एवं रात की लंबाई समान होती है। ऐसी स्थिति वर्ष में 2 बार 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होती है। यानी वर्ष में 2 बार 21 मार्च को और 23 सितंबर को पृथ्वी ऐसी स्थिति में होती है जब पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई समान होती है। और ये कब होता है? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ये भूमध्य रेखा है, चित्र में हम देख सकते हैं। तो ये भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए पृथ्वी पर सर्वत्र दिन एवं रात की जो लंबाई होती है वो समान होती है। और जब पृथ्वी पर दिन एवं रात की लंबाई समान होती है तो उस स्थिति को विषुव कहा जाता है। उस स्थिति को विषुव कहते हैं। अब देखिए, ये विषुव भी 2 होते हैं क्योंकि 2 दिन होते हैं, वर्ष में 2 बार होते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च को होने वाले विषुव को उत्तरी विषुव या बसंत विषुव कहते हैं। 21 मार्च को जब पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं तो उसे उत्तरी विषुव या वसंत विषुव कहा जाता है, क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ
21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है, इसलिए 21 मार्च को पृथ्वी पर सर्वत्र दिन एवं रात की लंबाई समान होगी और इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब चूंकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है तो इसे उत्तरी विषुव के नाम से या वसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च को होने वाले विषुव को उत्तरी विषुव या वसंत विषुव कहते हैं, क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। दूसरा विषुव 23 सितंबर को होता है, तो 23 सितंबर को होने वाले विषुव को दक्षिणी विषुव या शरद विषुव कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस समय शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। यानी 21 मार्च को जो विषुव होता है उस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, इसलिए उसे वसंत विषुव या उत्तरी विषुव के नाम से जाना जाता है। और जो 23 सितंबर को विषुव होता है उस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, इसलिए इसे दक्षिणी विषुव या शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। देखिए, पृथ्वी की गति के कारण होने वाले विषुव को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अयनांत या संक्रांति। देखिए, पृथ्वी 21 जून एवं 22 दिसंबर यानी प्रत्येक वर्ष में 2 बार प्रत्येक वर्ष क्रमशः ग्रीष्म एवं शीत संक्रांति की स्थिति में होती है। देखिए, एक वर्ष में पृथ्वी 2 बार संक्रांति की स्थिति में होती है। पहली स्थिति 21 जून को होती है और दूसरी स्थिति 22 दिसंबर को होती है। हम इन्हें क्रमशः ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति के नाम से जानते हैं। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति की स्थिति में होती है पृथ्वी और 22 दिसंबर को शीत संक्रांति की स्थिति में होती है। अब ये संक्रांति क्यों होती है? संक्रांति होने का मुख्य कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, यानी पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण संक्रांति होती है। अब पहली संक्रांति है उत्तरी अयनांत या कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति। देखिए, ये स्थिति पृथ्वी पर 21 जून को होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा रात की अवधि सबसे छोटी होती है। इसे ही उत्तरी अयनांत कहते हैं या कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। चूंकि ग्रीष्म संक्रांति के समय यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। अब चूंकि कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इस समय जो सूर्य के तापमान की सर्वाधिक मात्रा है वो उत्तरी गोलार्ध में प्राप्त होगी, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। दूसरी संक्रांति है दक्षिणी अयनांत या शीत संक्रांति। दक्षिणी अयनांत या शीत संक्रांति, देखिए ये क्या होती है कि 21 जून को तो सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, लेकिन जब 22 दिसंबर को ये स्थिति विपरीत हो जाती है, यानी सूर्य की स्थिति उत्तरी अयनांत के विपरीत होती है। इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा व उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। देखिए, हम विषुव और संक्रांति को एक ही चित्र की सहायता से इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम किसी भी एक स्थिति से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वसंत विषुव से शुरू किया कि वसंत विषुव 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। फिर जैसे जैसे पृथ्वी आगे घूमती है, यानी दिन निकलते हैं और
दिन आता है 21 जून का। इस समय यानी 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सीधा चमकने के कारण ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। इस 21 मार्च से जब 21 जून आती है तो 21 जून पे स्थिति बदल जाती है और सूर्य भूमध्य रेखा के बजाय कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो इस समय ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अगर बात करें इस समय यानी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध की, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। फिर पृथ्वी सूर्य के चक्कर अपने पथ पर जब आगे बढ़ती है चक्कर लगाते हुए, तो तारीख आती है जब 23 सितंबर की, जब हमने ये पढ़ा था कि 23 सितंबर को वापस सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो इस पर जब वापस सूर्य सीधा चमकता है तो फिर से दिन और रात बराबर होते हैं। इस दिन भी जब इसे हम शरद विषुव कहते हैं या दक्षिणी विषुव भी कहते हैं, तो यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। और फिर जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती है अपने पथ पर, तो जब पृथ्वी दक्षिणी अयनांत की स्थिति में आती है यानी 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो इस समय ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी, और उत्तरी गोलार्ध में स्थिति विपरीत हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में ये दिन की अवधि सबसे छोटी होगी और रात सबसे लंबी होगी। इस प्रकार और फिर वापस 21 मार्च को पृथ्वी वसंत विषुव की स्थिति में होती है। तो इस एक परिक्रमा के दौरान पृथ्वी पर 2 विषुव होते हैं और 2 अयनांत या 2 संक्रांतियां होती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रदीपन या प्रदीप्ति या प्रकाश व्रत किसे कहते हैं। देखिए, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात अर्थात उजाले एवं अंधेरे भाग को अलग अलग करने वाली रेखा या व्रत को प्रदीपन या प्रकाश व्रत कहते हैं। देखिए, ये भी एक काल्पनिक व्रत है। इसमें वो रेखा, ग्लोब पर वो रेखा या पृथ्वी पर वो रेखा जो पृथ्वी के उजाले और अंधेरे भाग को अलग अलग करता है। यानी पृथ्वी का जो हिस्सा जिस समय सूर्य के सामने रहता है उस भाग पर दिन होता है और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं रहता उस भाग पर रात होती है। जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जो भाग सूर्य के सामने है वहां पर दिन है और जो पृथ्वी का पीछे का भाग है जो सूर्य के सामने नहीं है वो वहां रात है। तो इस अंधेरे और उजाले के भाग को अलग अलग करने वाली रेखा, तो पीछे जाके अगर इस रेखा को पीछे भी खींचा जाएगा तो ये एक वृत्त का रूप ले लेगी। तो इस व्रत को प्रदीपन या प्रकाश व्रत कहते हैं। अब है कक्षीय समतल। देखिए, कक्षीय समतल क्या होता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। यानी पृथ्वी के कक्ष का जो पृथ्वी अपने कक्षीय समतल के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव यानी 23.5 डिग्री और पृथ्वी जो अक्ष पर झुकी हुई है उस झुकाव व परिक्रमण के कारण और जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसके कारण पृथ्वी पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के इर्द गिर्द 24 घंटे के दिन व रात होते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के इर्द गिर्द, तो जो 66.5 डिग्री अक्षांशों के व्रत हैं यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश, इनके व्रत क्रमशः आर्कटिक व्रत या उत्तर ध्रुव व्रत तथा अंटार्कटिक व्रत व दक्षिणी ध्रुव व्रत कहलाते हैं। यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो व्रत है वो आर्कटिक
व्रत कहलाता है, या इसे उत्तरी ध्रुव व्रत भी कहते हैं। और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय व्रत है वह अंटार्कटिक व्रत या दक्षिणी ध्रुव व्रत कहलाता है। अब देखिए, अब है अर्धरात्रि के सूर्य का देश। तो देखते हैं कि कौन सा देश है जिसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। देखिए, यूरोप के नॉर्वे देश में, यूरोप का जो देश है नॉर्वे, उसमें अर्धरात्रि के समय भी सूर्य का प्रकाश रहने के कारण अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। यानी अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे कहलाता है। और वो क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर अर्धरात्रि के समय भी सूर्य का प्रकाश रहता है, इसलिए इसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो ये थी पृथ्वी की गतियां, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।